This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया दे, कर्तव्य मार्ग पर दंभ पाखंड छूट, अन्याय से इस दिन दूर गए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और वो आश्रम वाले काम में उनकी सक्रिय भूमिका है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को ख्याति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाना सुना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग पुनः मनोज कुमार वर्मा जी का स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक जो है न्यूट्रिशन यानी भोजन, और ये बीएचपी का है चैप्टर 5, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं शेयर कर दे रहा हूं, ओवर टू जी। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार सबको। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आ रही। ठीक है। शुरू करें सर? हाँ शुरू कीजिए जी,
ओवर टू यू। जी ठीक है सर। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, भोजन, फूड न्यूट्रिएंट्स। उससे पहले हमने कुछ चैप्टर पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले हमने किया है होम्योस्टेटिस, साम्यावस्था, समस्थापन। उसके बाद हमने सेल को पढ़ा, सेल के बाद टिश्यू पढ़े, उसके बाद हमने ब्लड के बारे में जाना, पाचन तंत्र के बारे में भी जाना। उसमें ये सबसे फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है भोजन। इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं कि भोजन के बिना प्राणी जीवन लंबे समय तक संभव नहीं है। गर्भावस्था में विकासशील भ्रूण अपनी मां पर परजीवी की भांति रहता है, मतलब जैसे चिपक जाते हैं उस तरह से। यह अपने विकास हेतु समस्त आवश्यक तत्व मां से लेता रहता है और उनमें से कुछ प्रतिशत तत्व अपने शरीर में भंडारित भी कर लेता है, मतलब कुछ रखता भी रहता है अपने शरीर के लिए, ताकि जन्म लेने के पश्चात कुछ काल तक, जब कुछ समय के बाद वो उसका जन्म होगा तो उसको उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मानव को भोजन की आवश्यकता बुनियादी तौर पर ऊर्जा उत्पादन हेतु चाहिए, अर्थात हमें केवल जो भोजन है हम उसे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह बल है जो जीवित शरीर में आवश्यक कार्यों हेतु चाहिए, जैसे हमें श्वसन क्रिया करनी है, श्वास लेना है, छोड़ना है, रक्त का प्रवाह करना है शरीर के अंदर, किडनी में रक्त छानने की प्रक्रिया, नर्व में इम्पल्स बनना, ये सभी कार्य, इन सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो हमें भोजन से मिलती है। यह समस्त कार्य शरीर में समस्थापन बनाए रखने हेतु आवश्यक। हमने समस्थापन चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें समस्थापन के बारे में यही बताया गया था कि शरीर का और प्रकृति का समस्थापन कैसे जरूरी है। जन्म लेने पर शिशु को प्रथम आवश्यक तत्व ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी मदद से वह अपने भंडारित तत्वों से ऊर्जा उत्पादन कर लेता है। इसी के साथ जल और सूर्य की किरणें भी उसके शरीर को ऊर्जा उत्पादन में सहायक रहते हैं, क्योंकि हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे कुछ न कुछ एक चम्मच में हम उसको जल भी पिलाते हैं, थोड़ा सा हम धूप भी दिखाते हैं, धूप में लेके जाते हैं, तो वो भी हमें उसके लिए, उस चीज का दिखाने के लिए आवश्यक है कि जल और सूर्य की किरणें भी उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जन्म के कुछ समय बाद शिशु का जब भंडार, जो उसने पहले से ही उसमें अपना संचित किया था कुछ ऊर्जा के लिए, आगे के लिए, वो जब खाली हो जाता है तब पृथ्वी ऊर्जा मिलनी आवश्यक हो जाती है। ऊर्जा दे सकने वाले तत्व पृथ्वी में उपलब्ध हैं कि हम पृथ्वी पर आकर जो भी भोजन हमारे लिए उपलब्ध है वो कर सकते हैं, किंतु मानव शरीर उन्हें मौजूदा आकार में नहीं ले सकता। जबकि जो वनस्पति है, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो पृथ्वी तत्वों से अपने लिए ऊर्जा ले सकने में सक्षम है और प्राणी जगत के लिए ग्राह्य तत्वों का भंडार भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब हमारे लिए पेड़ पौधे तो अपना आप ही ऊर्जा ले सकते हैं और पेड़ पौधों के थ्रू ही हम भी उनसे ऊर्जा ले सकते हैं। मानव शरीर को स्वस्थ और जीवित रहने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है? जिनमें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, प्रोटीन और लवण, ये सब चीजों की आवश्यकता मुख्य रूप से भोजन के अंदर या उसे ऊर्जा के लिए आवश्यकता पड़ती है। यह सभी तत्व वनस्पतियों में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड रूप में भंडारित रहते हैं। दो तरह की चीजें होती है, रूप होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक कंपाउंड फॉर्म। इनमें से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके ऊपर एक पिछले वर्षों में भी एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को इनमें से हम क्या कहते हैं, या प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इनमें से क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, विटामिन के बारे में भी पूछा जाता है पिछले वर्षों में, तो ये भी इस चीज के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। उसके बाद जब हमने ये चीजें पढ़ ली तो हमने इसमें जाना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं ऊर्जा के लिए। तो उसमें सबसे पहले
हम आते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में बताया गया है पेज नंबर 49 पर, जीव रसायन विज्ञान के अनुसार प्रोटीन अर्थात प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के रूप में कह सकते हैं, जिसमें कई अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड, जिसका बॉन्ड का नाम है, केमिकल नाम है CONH2 से जुड़े हुए हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से प्राणी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का काम क्या हो गया? प्रोटीन का कार्य हुआ शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना। यही हमारे चैप्टर नंबर हमने पहला पढ़ा था, उसमें भी इसी के बारे में चर्चा की गई थी। उसमें भी 3 लाइनों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बताया गया था कि प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। बच्चों में उनके विकास और बुद्धि हेतु और बड़ों में टीयर वियर के कारण मरी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं को बनाने हेतु और गर्भवती महिलाओं में विकसित होते हुए भ्रूण हेतु और स्तनपान के समय स्तन में दूध उत्पादन हेतु प्रोटीन तत्व की आवश्यकता अत्यधिक रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन का इस्तेमाल करने के लिए, प्रोटीन का इस्तेमाल हमें किन किन चीजों से फायदा करता है, कितने कहाँ कहाँ पर हमें लाभकारी होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले एंजाइम एवं हार्मोन इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। शरीर में जो एंजाइम है, जो हमारे बाहर से जो आक्रमण होता है हमारे शरीर में रोगों का, उनको भी समाप्त करने के लिए एंजाइम उनसे लड़ते हैं, और हार्मोन का भी निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु भी एंटीबॉडीज का निर्माण भी प्रोटीन ही करते हैं, जिससे कि हम किसी भी रोगों से लड़ सकें और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर, शरीर के अंदर बन सके। तो इसलिए भी हमें प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन को हमें बैलेंस रूप में लेते रहना चाहिए। वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन वेजिटेरियन कहलाती हैं, और जानवरों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन। उसमें क्या बताया कि पाचन तंत्र में जब वो जाते हैं तो उनमें तोड़कर उन्हें प्रथमतः अमीनो एसिड में परिवर्तित की जाती है। इसका मतलब वो अमीनो एसिड में बदल जाएगी प्रोटीन, और यही अमीनो एसिड जब आपकी छोटी आंत में जाएगी तो वहां पर शोषित होकर रक्त के माध्यम से लीवर, यकृत और अन्य कोशिकाओं को उपलब्ध करा दी जाती है। वहां पर उनको भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुनः आवश्यक प्रोटीन संग्रह की क्षमता अत्यंत कम है। लेकिन वहां पर उनकी रखने की क्षमता नहीं है, भंडार गृह नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर इतने सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए क्या है कि अतः अनावश्यक जो अमीनो एसिड है वो ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग कर लिए जाते हैं। जो भी आवश्यक नहीं है उनको हाथों हाथ वो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग करते रहते हैं। शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा उत्पादित होती है। ये हमें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और एक क्वेश्चन में भी पूछा गया है इसके बारे में। यदि भोजन में आवश्यकता से कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट और वसा की होगी, इसका मतलब तब भी प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग होने लगती है। उसके बाद बताया गया है कि विभिन्न खाद्य सामग्री, कौन कौन सी खाद्य सामग्री बताई, जैसे इनको छोड़कर, कौन कौन सी छोड़कर, रिफाइंड शुगर को छोड़कर, ऑयल को छोड़कर और फैट जो चीजें होती है उनको छोड़कर बाकी सभी में प्रोटीन की भिन्न मात्राएं मौजूद होती हैं। कुछ खाद्य सामग्रियों में प्रोटीन की अधिक मात्रा मौजूद हो रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिच फूड, जैसे मांस, मीट हो गया, मछली, अंडा, दाल, ऑयल सीड्स, तिलहन जिसे बोलते हैं, और नट्स। मिल्क ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। मिल्क भी उसी कैटेगरी में आता है, बट इफ ड्यू अलाउंसेस इज मेड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। लेकिन उसमें अगर सही मात्रा में या कुछ मात्रा में उसमें ज्यादातर पानी मिला हुआ हो तो। शरीर में आवश्यक सभी अमीनो एसिड एक दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता है, किंतु कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन वह अन्य अमीनो एसिड से उनका निर्माण नहीं कर सकते। उसमें से कुछ जो है, ये इस पहले देख लेते हैं क्या चीज है। पहले समझ लेते हैं कि इन सभी को हम एसेंशियल अमीनो एसिड की संज्ञा देते हैं। उनका नाम है अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड।
और वो कौन कौन से हैं, ये कुछ नाम बताएंगे, 10 नाम बताएंगे। अर्जेनाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, वेलेनाइन, इसोल्यूसाइन, ट्राइपोफेन, 3,9 हिस्टिडाइन, ये सब दे रखे हैं इसमें नाम। ये 10 के 10, यह 10 एमिनो एसिड वनस्पति एवं एनिमल प्रोडक्ट से आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। ये इसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ये 10 के 10। भोजन में प्रोटीन की जो मात्रा है, आवश्यक मात्रा, वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। आपके जो शरीर का भार है उसके अनुसार 1 ग्राम आवश्यक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 70 किलोग्राम किसी का वजन है तो 70 ग्राम उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। या भोजन में प्रोटीन की सहभागिता अगर हम देखें तो 15%, 15% होनी चाहिए, जिसमें 50% शुड कम फ्रॉम एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें से उसका जो भाग है 50% भाग जो है वो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से होना चाहिए। तो हमें इसमें ये चीज देख ली, जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्रोटीन में इसकी सहभागिता 15% होनी चाहिए, भोजन में जो इसकी प्रोटीन की सहभागिता। और शरीर में प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर के भार के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलोग्राम होनी चाहिए। ये इसमें मुख्य बातें थी। अब हम आते हैं प्रोटीन के बाद वसा पर, फैट जिसे हम बोलते हैं। जब एक अल्कोहल क्षारीय स्वभाव के साथ किसी एसिड में मिलता है तो लवण और जल बनाता है। ये केमिकल फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल में ये बताया जाता है कि लवण सॉल्ट का नाम होता है, सॉल्ट बोलते हैं लवण को, और जल साथ में बन जाता है। तो जैसे, और इसी भांति इसी लवण, जो ये लवण बना है हमारा, उस लवण को हम एस्टर कहते हैं, ईस्टर बोलते हैं। फैट आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ग्लिसरॉल। ये जो फैट है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जो है बन रहा है ये वाला, उसको हम नाम दिया, हमने उस लवण को नाम दिया एस्टर का नाम। प्राकृतिक वसा में सामान्यतः 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। नंबर 1 पैल्मिटिक एसिड, नंबर 2 स्टीयरिक एसिड, और नंबर 3 ओलिक एसिड। जिसमें से जो पहला और जो दूसरा बताया गया है, क और ख, वो संतृप्त फैटी एसिड की संज्ञा देता है या संतृप्त फैटी एसिड में आता है, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। किंतु जो तीसरा वाला है ओलिक एसिड, ये हमारा डबल बॉन्ड होने के कारण असंतृप्त फैटी एसिड की कंडीशन में आता है। इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। गुणवत्ता में यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड साधारण ताप पर तरल बने रहते हैं, जैसे हमारे घरों में ऑयल होता है। इसलिए इन्होंने लिखा भी आगे कि अतः इन्हें ऑयल कहते हैं, कि जो सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल होता है, जो ऑयल होते हैं वो ऑयल की रूप में ही हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो जम जाती है तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में नहीं आती। मानव शरीर में वसा 2 रूप में मौजूद है। मानव शरीर की बात कर रहे हैं। नंबर 1 रचनात्मक लिपिड। रचनात्मक लिपिड में जैसे जिससे सेल मेम्ब्रेन और कोशिका के अन्य अंग बने हुए हैं। यह वसा का भाग शरीर की आकस्मिक जो इमरजेंसी हो जाती है उसमें ऊर्जा में प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम उसको इमरजेंसी में। लेकिन जो दूसरा वाला है न्यूट्रल फैट, वो वसा कोशिकाएं जो हमारी एडिपोज टिश्यू होते हैं या एडिपोज सेल होती हैं वहां और अन्य फैट डिपॉजिट में संग्रह होता है, जैसे हमारी स्किन पर होता है। यही संग्रहित वसा शरीर में ग्लूकोज ना होने पर, जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, ग्लूकोज नहीं रहेगा, तब हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। कुछ जगह बताई गई है मानव शरीर में वसा के संग्रह घर बताए गए हैं, जहां जहां पर वसा हमारा इकट्ठा हो जाता है। जैसे सबसे पहले है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो मैंने अभी बताया कि हमारी स्किन के ऊपर वो होता है। सामान्यतः असंतृप्त प्रकार है ये, वो 50% 50% होना चाहिए या होता है। नंबर 2 है पेरीरेनल टिश्यू, ये हमारी जो किडनी है उसके ऊपर का भाग है, उसके ऊपर रहता है, 15% ये हमारा है। उसके बाद तीसरा है मिसेंट्री 10%, ओमेंटम
5% और इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये 5%। तो ये पूरे शरीर में हमारे बताया गया है कि वसा का संग्रह ग्रह कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हमारा फैट जमा होता है। अब इसमें से बताया इसके बारे में अगले पेज पर। इनमें से आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले आवश्यकता किस भाग से ली जाएगी? वो ली जाएगी अपने जो शरीर है, स्किन है, हमारा शरीर, सबक्यूटेनियस फैट ही सर्वप्रथम उपयोग में आता है। और इनकी संग्रह क्षमता भी असीमित है, क्योंकि कहते हैं कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो मोटापा कहने का मतलब है यही कि वो हमारे स्किन पर आता जाता है, जमा होता जाता है। लेकिन एक चीज और भी है कि जो मानव जो है वसा वो 17 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है और हमारे जीवित शरीर में यह सदा तरल के रूप में रहता है। ये भी हमें बात ध्यान रखने की है। वसा के कुछ कार्य बताए गए हैं इसमें आगे कि वसा शरीर का, इसी में से अभी कुछ पॉइंट छांट के बता दिए कि वसा शरीर का संग्रहित ईंधन है, कंसंट्रेटेड स्टोर्ड एनर्जी। यह भोजन को पैलेटेबिलिटी प्रदान करता है और गैस्ट्रिक एम्पेटाइंग टाइम घटाता है। भोजन नंबर 3, भोजन में इसकी मौजूदगी फैट सोलुबल विटामिन्स के शोषण अर्थात एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन को भी एब्जॉर्ब करना है तो फैट का होना आवश्यक है। तो फैट का ना होना भी गलत है, क्योंकि विटामिन का शोषण नहीं होगा। चौथा, एसेंशियल फैटी एसिड, तो हमने पीछे भी बात करी थी, हमने 10 अमीनो एसिड मतलब 10 हमने एसेंशियल फैटी एसिड के नाम बताए थे। तो उसके बारे में बताया कि एसेंशियल फैटी एसिड स्वस्थ शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। परिवर्तित भले ही ना हो, लेकिन आवश्यक बहुत है हमारे शरीर के लिए। ये शरीर में कौन कौन चीजें करेंगे, देखिए क्या बनाएंगे कि ये शरीर में पिगमेंट रेटिनॉल पिगमेंट है, कोफैक्टर है विटामिन के, डिटर्जेंट्स है बाइल सॉल्ट, हार्मोन है सेक्स एस्टेरॉइड्स, और जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो सेल हमारी होती है सेलुलर, उसको मैसेंजर बनाते हैं। तो ये हमारे ये कार्य इनके बताए गए। इसेंशियल आगे बताया कि इसेंशियल फैटी एसिड वे फैटी एसिड होते हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर नहीं कर सकता है। अब फिर से इसमें 3 नाम बताए गए हैं, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरोकेनोइक एसिड। इनका संश्लेषण वनस्पतियां कर लेती हैं। ये वनस्पतियां तो कर लेती हैं इनका निर्माण, हमारा शरीर नहीं कर पाता। ये तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, अतः वेजिटेबल ऑयल्स में इसकी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड बताया था कि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो एक तरह से आपका ऑयल की फॉर्म है, ऑयल बोलते हैं उसको हम तरल रूप में। भोज्य खाद्यान्नों में वसा निम्न भांति वर्गीकृत किए गए। जब हम भोजन को देखते हैं तो भोजन के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं। किस किस रूप में डिवाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें वसा दिखाई देगा। जैसे नंबर 1 है विजिबल, जहां में आराम से दिख सकता है कि फैट इसके अंदर होता है। वे वसा जो अधिकतम वसा युक्त होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वसा होता है, जैसे मक्खन, घी, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की अधिकता होती है इनमें तो। लेकिन इनके अलावा जो वनस्पति वसा है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, सूरजमुखी है, तिल है, के तेल है, इनमें क्या होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक होता है। तो दोनों के बारे में बता दिया कौन कौन से फैट किसके अंदर ज्यादा होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल फैट में अधिक पाया जाता है और उनमें विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं, किंतु इनमें विटामिन ए और डी की मात्रा नहीं होती, अपितु विटामिन ई होता है। विटामिन ई होता है जबकि उनके अंदर ए और डी नहीं होता, विटामिन ई होता है। विटामिन ई का क्या कार्य है? विटामिन ई का कार्य यह है कि वो इन तेलों को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है विटामिन ई के होने से। शरीर में इसकी सहभागिता लगभग 50% है, 50% है। इनमें एक या अधिक डबल बॉन्ड होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन मुश्किल से हो पाता है। अब दूसरी कैटेगरी बताई, दूसरा वर्गीकरण बताया इनविजिबल फैट। वे वसा हैं जो खाद्यान्नों में आंशिक रूप में, बहुत कम रूप में मौजूद रहते हैं, अर्थात उक्त खाद्यान्न प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मुख्य सहभागिता
रखता है, मतलब उसमें जो है ये तो रहेगा कम, बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेंगे। जैसे हमारे अन्न होते हैं, हमारे क्रियल्स होते हैं, दाल होती है, ऑयल सीड्स, नट, सोयाबीन, दूध, अंडा और मांस। अब हम इसकी सहभागिता देख लेते हैं। जो हमारा भोजन है, उस भोजन के अंदर जैसे हमने बताई थी कि प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 15%, 15%, उसी तरह से भोजन में वसा की जो सहभागिता है वो 35% होनी आवश्यक है। ये हमने दो बातें देख ली। इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट के वर्षों में पूछा गया है इसके बारे में क्वेश्चन, तो ये बात है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम आते हैं, एक पॉइंट और भी है, तीसरा है इसमें, अगला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी काफी चर्चा में रहता भी है, हम टेस्ट कराते हैं, कभी कभी हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा मिल जाता है, जहां चिकनाई का आवश्यकता ज्यादा अधिक हो जाती है कभी कभी। यह कार्बनिक तत्व वसा का ही सहोदर है, मतलब मित्र है, एक तरह से रिलेटेड है उसी से, जैसे वसा ऐसे ही है, परंतु इसकी जो रचना है वो कॉम्प्लेक्स मोनोहाइड्रिल सेकेंडरी अल्कोहल से हुई है। अब ये वर्ड जो है मोनोहाइड्रिल, आपने पीछे देखा था जब हमने वसा हेडिंग पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था एक सेंटेंस में कि फैट आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बताया गया था, इसमें बताया गया है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब, मोनो का मतलब होता है जिसमें सिंगल एक अणु होता है, जिसके अंदर एक एटम होता है। ट्राई का मतलब होता है जिसमें 3 एटम होते हैं। तो ये इसमें बताया गया कि इसका नाम जो है ये कॉम्प्लेक्स मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल से हुई है। यह फैटी एसिड के साथ मिलकर वैक्स बनाती है। वैक्स का मतलब है आपको ये दुखदाई हिस्सा है, इसका मतलब जब ये बन जाएगा तो समझो आपको शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सामान्यतः यह वसा की ही भांति शरीर का एक आवश्यक तत्व भी है, आवश्यक तो है ना, और वनस्पतियों में यह कम उपलब्ध है, सब्जियों में इतना मिलता नहीं है। यह कोशिकाओं द्वारा वसा से या कार्बोहाइड्रेट से भी संश्लेषित कर लिया जाता है। यह कोशिकाओं द्वारा हम वसा से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी संश्लेषित कर लेते हैं। अतः शरीर में इसकी कमी नहीं मिलती, क्योंकि वसा या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मिल ही रहा होगा, तो जब वो मिल रहा होगा तो ये अपना आप आ रहा होगा, इसलिए हमें इसकी कमी नहीं लगती। लेकिन अगर स्टारवेशन हो जाए, बिल्कुल भूखा हो जाए, बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन, मतलब बिल्कुल भूखापन रह जाए, बिल्कुल भूखमरी हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि भोजन नहीं किया 8-10 दिन से, पता नहीं कितने दिन से नहीं किया, तब इसकी कंडीशन हो सकती है, खराब हो सकती है उस दशा में। भोजन पकाने पर यह नष्ट नहीं होता है, और छोटी आंत में वसा से अलग इसका शोषण होता है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन छोटी आंत में। यह लिम्फ के माध्यम से रक्त में पहुंचता है। लिम्फ का कार्य होता है शरीर में अपना पोषण रक्त के माध्यम से पहुंचाना। यूं तो यह शरीर की समस्त कोशिकाओं में, अर्थात आंशिक रूप में सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद रहता है, लेकिन जो है ये लीवर, जो यकृत है अपना, और एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और सेक्स ग्रंथियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इसकी सबसे अधिक मात्रा रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल में पाई जाती है। क्योंकि ये हमने रेटिकुलम एंडोथीलियल सेल हमने जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे तब भी हमने ये वर्ड हमने वहां पढ़ा होगा। क्योंकि आरी सेल का मतलब, आर का मतलब रेक्टिकुलो और ई का मतलब एंडोथीलियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में उनको बताया उन्होंने आर्य सेल कि चूंकि आर्य सेल में इरिथ्रोसाइट भी हमने पढ़ा था, आरबीसी, और लिम्फोसाइट के बारे में भी हमने उसी डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ा था, का डिस्ट्रक्शन होता है। एक वर्ड है कंस्ट्रक्शन और एक वर्ड है डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्षरण करना या टूटना या तोड़ना। तो इसलिए जो है इसमें जो है इसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्षरण होता है। रक्त में स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है कि रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, वो आपकी 150 to 240 मिलीग्राम प्रतिशत होती है। कितनी परसेंट वो होना चाहिए। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के कार्य क्या है। कोलेस्ट्रॉल के कार्य है कि नंबर 1, कोशिका मेम्ब्रेन की संरचना में सहभागिता लेना। जब कोशिका मेम्ब्रेन बन रही हो तो उसमें सहायता करना, काम रखना अपना। बाइल सोल्ट संश्लेषण करना, बाइल सोल्ट को बनाना। सेक्स हार्मोन को
बनाने में हेल्प करना, बनाना, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का संश्लेषण करना, और रक्त को विस्कोसिटी अर्थात घनत्व प्रदान करना। कोलेस्ट्रॉल की इससे हानि क्या है? सामान्य आवश्यक मात्रा से अधिक कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए क्योंकि शरीर में इसकी कैटाबॉलिज्म नहीं के बराबर है, ये खत्म नहीं हो सकता ऐसे, अगर हो गया तो बस वो ऐसे ही हमें पूरा उसको हटाना पड़ेगा। बाइल जूस और मूत्र में इसकी थोड़ी मात्रा उत्सर्जित होती अवश्य है, परंतु एंडोजीनियस सिंथेसिस के कारण या घी मांस का अत्यधिक सेवन करने पर, अगर ज्यादा ये हम घी मांस ज्यादा खा रहे हैं तो यह रक्त में बिना कार्य, कोई कार्य नहीं है फिर भी वो उसके अंदर आता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी आपकी, कार्य बिना कार्य परिभ्रमण करता रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ गया समझो। इसकी अधिक मात्रा धमनी की दीवारों पर फैटी एसिड के साथ वैक्स बनाकर चिपकने लग जाती है, क्योंकि इसका काम है वैक्स बनना, और वैक्स का मतलब है अपने शरीर को नुकसान देना, रोगी बन जाना। उसमें उसके बारे में बताया गया, कुछ बीमारी के नाम बताए कि इस प्रकार अर्थ्रियोक्लोसिस की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत हो चुकी है, बीमारी का नाम बताया कि अगर ये चीज हो चुकी है तो फिर आपको ये हो सकता है। जो अंतराल में अगर यही होता रहा तो आगे चलकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना, हृदय के बारे में आपको लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सिमेटिक गैंग्रीन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो ऐसी बीमारियां आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन, फैट और हमें कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बाद कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थों में कार्बनिक तत्वों की सकल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की सहभागिता सबसे अधिक है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें सबसे अधिक हमें कार्बनिक तत्वों में सकल मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा रहता है। स्थितियों द्वारा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है वो दो रूप हो, जैसे हम बताए, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च हम सुनते हैं जब हम पेड़ पौधे की बारे में भोजन को पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उसी तरह से मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन भिन्न है। ग्लाइकोजन ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि बाद में जाकर वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर के अंदर स्टोर रहता है, इसलिए बताया कि कार्बोहाइड्रेट और फिर बाद में बन जाने परिवर्तित होने के बाद ग्लाइकोजन, ये दोनों जो है भिन्न है। यह कार्बन, अब ये बताया इन्होंने ग्लूकोज के बारे में, अब ये बताया कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु उसी अनुपात 2:1 में मौजूद है। अब 2 अनुपात अगर हम देखेंगे, एक तो H2O फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, H2O फॉर्मूला जल का होता है, 2:1, जैसे वे एक जल अणु होते हैं या एक जल अणु में है, अतः इसकी कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब हम उसको फिर से कैटाबॉलिज्म कर देंगे तो फिर से वो एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक जल H2O बन जाएगा। वैसे हम अगर देखते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला या पौधों इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं C6H12O6, उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों और जानवरों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट आसानी से पाचन तंत्र में मोनोसैक्राइड अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी देखो लिखा है इसमें, फ्रक्टोज भी लिखा है, उसमें तोड़ लिया जाता है। जो हमारा ये प्राप्त हुआ कार्बोहाइड्रेट उसको हम बाद में पाचन तंत्र के बाद इसमें तोड़ लेते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और यह रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं को ईंधन के रूप में वितरित कर दिया जाता है। उसके बाद शरीर में भेज देंगे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का यही प्राथमिक एवं आसान ईंधन है, क्योंकि ईंधन यही चीज है हमारी जिससे शरीर हमारा चलेगा, शरीर का ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। उपयोग से बचा हुआ जो ग्लूकोज है, अब जब बच गया हमारे शरीर में, उसके बाद हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ है तो वो हमारे कुछ क्षेत्रों में भी काम आता है, कुछ और शरीर में भी काम आता है, जहां पर हमारी हड्डियां होती हैं, अस्थि पेशी होती है, और यकृत में, लीवर में
क्या करता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में वहां पर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहां पर ऊपर कार्बोहाइड्रेट के साथ ब्रैकेट में ग्लाइकोजन वर्ड लिखा गया था। अब देखते हैं कि 70 किलोग्राम अगर व्यक्ति का आहार है तो वो कितने हिस्सों में उसको शरीर के अंदर कहां कहां पर वो कार्बोहाइड्रेट कितना जाएगा। अस्थि पेशी में 400 ग्राम, यकृत लीवर में हमारा 100 ग्राम, ईसीएफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर 20 ग्राम, रक्त में हमारा 4 ग्राम, ये इसकी मात्रा रहती है। भंडार गृह संतृप्त हो चुकने पर अनुपयोगी ग्लूकोज जो इस्तेमाल नहीं हो रहा वो एडिपोज कोशिकाओं में फैटी एसिड और वसा के रूप में संग्रहित किए जाने लगता है, फैट बनने लग जाता है। ग्लूकोज का इस रूप में संग्रह करने की शारीरिक क्षमता असीमित है, वो कितना ही कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन ये भिन्न भिन्न भी होती है। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। अब आगे कुछ और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की सहभागिता सामान्यतः 50% होती है, जो अधिकतर खाद्यान्नों गेहूं चावल वनस्पति आलू चकुंदर और दूध से प्राप्त की जाती है। भोजन में उपयोगी कार्बोहाइड्रेट के साथ अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गम्स, गिनिन और पेक्टिन्स भी होते हैं, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स या रफेज की संज्ञा दी गई है। इनका स्वस्थ जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है कि यह भोजन की मात्रा बढ़ाते हैं और आंतों में संकुचन तरंगे पैदा कर वहां पर उपस्थित पदार्थों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यह सेलुलोज पाचन तंत्र में पचते नहीं हैं, परंतु जल सोख कर स्वयं फूल जाते हैं और पाचन अंगों में अधिक स्थान घेर लेते हैं। इनके इसी गुण के कारण यह मानव शरीर में उपयोगी होते हैं और भोजन के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह लीफी वेजिटेबल जो पत्तेदार सब्जियां होती है हमारी, फ्रूट्स फल और अनरिफाइंड क्रियल्स जिसे अनपॉलिश जैसे बोलते हैं दाल में अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं, इसलिए हमें उन चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, ज्यादा मतलब सही मात्रा में सेवन करना चाहिए। सर करते रहे, आगे क्लास चलते रहने देना। करेंगे जी करते रहेंगे सर, है ना, अभी कर सकते हैं वही क्लास अभी। नहीं आपको जाना तो जी अभी कोई जाना नहीं है, कोई आप कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, हो गया हो जाएगा 15 मिनट में आपको हो जाएगा 15 कंप्लीट है। ठीक है, आगे करते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिले हुए अराजक तत्व जैसे हम कहते हैं कि बाहर का कोई हमारे पास आ गया तो हमें अराजक तत्व बोलते हैं उनको, कि नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड। उपयोगी तत्वों के साथ अनुपयोगी तत्व तो होते ही हैं, किंतु इनके अलावा कुछ हानिकारक तत्व भी मौजूद होते हैं। कुछ वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट के एसिमिलेशन को सुचारू रूप से नहीं होने देते। तो कुछ चीजें ऐसी भी है साथ में यहाँ बताई गई है आगे, जो कुछ हद तक नुकसान भी करती है हमारे शरीर को, लेकिन क्या करें कि वो कभी कभी इनके साथ में आ जाती है। जैसे नंबर 1 बता, ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स इन लेगुम्स, व्हाइट एग यॉक जो अंडे का जो अंदर के व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो वाला, और फाइटेट्स यह भोजन में मौजूद आयरन जिंक कैल्शियम और मैग्नीशियम से बंधकर उन्हें शोषित होने से रोक देते हैं। टेनिन्स लिखा नंबर 3, जिसमें उदाहरण दिए हैं लेगम्स, स्पाइसेस, टेमरिंड, बाजरा, रागी। ये भोजन में क्या करते हैं, उपलब्ध लौह तत्वों को एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। चौथे नंबर बताया ऑक्सलेट, ये क्या करते हैं, जो वनस्पति में मौजूद कैल्शियम आयन को बांध लेता है, जैसे कुछ लेगम्स और हॉर्स ग्राम्स और जैसे खेसारी दाल, ये उनको उदाहरण बताए, ये कैल्शियम आयन को बांध देते हैं। 5वें नंबर गोइट्रोजन्स, ये क्या करते हैं, इसमें आयोडीन के शोषण को रोकते हैं, जैसे कैबेज, कॉर्नफ्लावर, रेडिश, सोयाबीन। 6 नंबर लिखा है टॉक्सिक अमीनो एसिड इन लेथरस स्टार्वेशन कॉज लेथरिज्म। ये इसके बारे में मतलब ये सब चीजें वो बताई गई है जो एक अराजक तत्व की तरह भांति काम करती है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर आ जाती है।
तो ये वो हानिकारक तत्व है मौजूद है। अब हम आगे बात करते हैं पेज नंबर 56 के बारे में, जिसमें अगली हेडिंग दी गई है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? अभी हम पढ़ रहे हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा हमें किन किन चीजों से पढ़ रही है हम ये भी अभी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन पढ़ा हमने, उसके बाद वसा पढ़ा, फिर बीच में हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा हमने। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी तो वही शक्ति है, बल है, जो किसी कार्य को कर सकने में सक्षम होती है। फिजिक्स की भाषा में अगर देखें, विज्ञान की भाषा में, तो सीधा सीधा सूत्र होता है, उसका रूल होता है, बल बराबर कार्य गुणा दूरी। बल कब होगा? जब कोई कार्य किया जाएगा और किसी न किसी दूरी पर किया जाएगा। तो मानव शरीर की कोशिकाओं को भी अपने दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर हम कहें तो शरीर में हो रही क्रियाएं, जैसे अब हम वृद्धि हो रही है शरीर की, बढ़ रहा है शरीर, डेवलपमेंट हो रहा है शरीर में, विकास हो रहा है, श्वसन हम कर रहे हैं, श्वसन, संचरण कर रहे हैं, पाचन, और शरीर का जो तापक्रम है उसको जो रेगुलेट करना है, टेम्परेचर रेगुलेट करना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर, ये सब चीजें भी ऊर्जा है, इसमें सभी में ऊर्जा खर्च होती है, और यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें इन सभी की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता है, इसका मतलब हमारे शरीर को चलाने की आवश्यकता है। थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम है, साइंस का एक नियम है, बताया गया है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऐसी बात है, ये जो बातें हैं ये हमने चैप्टर नंबर, जब हम 1 पढ़ रहे थे समस्थापन, तब हमने एक पढ़ी थी तत्व के बारे में, कि तत्व जो है अविनाशी होते हैं और उनका केवल रूप बदल सकते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो वहां भी हमने एक चीज यही पढ़ी थी, रूप बदल सकते हैं। उसी तरह से ये भी हमें बताया गया कि ऊर्जा भी ना पैदा की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं ना, तो उसमें अपना भी रासायनिक रूप में वो मौजूद रहती है। तो हमने पैदा कहाँ की? वो तो पहले से ही मौजूद है उसके अंदर। तो जब वे तत्व कोशिकाओं द्वारा मेटाबॉलिज्म किए जाते हैं, तो उसमें से ऊष्मा निकल जाती है, तो जो ऊर्जा के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था ग्लूकोज का, हमने फॉर्मूला बताया भी था, C6H12O6, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब पानी, और 7 किलो कैलोरी हीट निकलती है, अर्थात ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कैलोरी क्या है। ये कैलोरी वह ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा की मानक इकाई है। ये इकाई है एक तरह से, इसको नापने की, हमारी मेजरमेंट करने की है, कि यह कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने हेतु आवश्यक होती है, जिससे कि वो इसको इसमें बदल दे 1 ग्राम जल में। अब इसमें बताया गया कि प्रयोगशाला में प्राप्त विभिन्न तत्वों का जो कैलोरी मान है वो क्या है, कि 1 ग्राम जो स्टार्च है, हमने स्टार्च का नाम लिया था, पेड़ पौधों की जो ऊर्जा होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, कि 1 ग्राम जो स्टार्च है वो 4.1 किलो कैलोरी के बराबर है। 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो 5.3 किलो कैलोरी के बराबर है। 1 ग्राम जो वसा है वो 9.3 किलो कैलोरी के बराबर है। सामान्य भोजन में उपरोक्त भोजन तत्वों की मात्रा अर्थात स्वस्थ शरीर में निम्न भांति आंकी जाती है। अभी आपने जो पूरा पढ़ा पीछे का, वो सभी का एक तरह से आपको देखो अभी समरी बताई जाएगी। जैसे नंबर 1 में कहा प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, जिसमें 50% पशु प्रोटीन और पशु प्रोडक्ट से होनी चाहिए। तो कहा गया था यही। और संपूर्ण भोजन में प्रोटीन की सहभागिता कम से कम 15%, 15%, ये बताया गया था उसमें प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नंबर 2 पॉइंट, भोजन का 50% और अधिक होनी चाहिए, और इसमें सेलुलोज वर्ग के सदस्यों की उपस्थिति 10 से 15% अनिवार्य है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% बताई गई। तीसरी, वसा की सहभागिता संपूर्ण भोजन में 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें पशु प्रोडक्ट कम से कम रहना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक मात्रा विटामिन, मिनरल्स और जल की होनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर को ऊर्जा के अनुरूप भोजन लेने को क्या हम बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं।
इसलिए इन्होंने इस तीनों के बारे में जब पढ़ा, बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तभी इसके बारे में बता पाए कि संतुलित भोजन है क्या। कि स्वस्थ शरीर होगा तो तभी होगा जब हम स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्थात अनुरूप भोजन लेंगे, और संतुलित भोजन उसे हम कहेंगे। जब हम संतुलित भोजन लेंगे तो अच्छी हमें ऊर्जा मिलेगी। आवश्यक ऊर्जा के आधार पर कार्य को 3 भाग में बांट सकते हैं कि किस तरह के वर्गों में लोग काम करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, वो कितने तरह की ऊर्जा भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे नंबर 1 बताया, सीडेंटरी कार्य करने वालों का समुदाय। सीडेंटरी वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे हम टीचिंग करते हैं, अध्यापक, या दर्जी, नाई, एग्जीक्यूटिव, मोची, उपदेशक, पंडित, सेवानिवृत्त व्यक्ति, चपरासी, डाकिया और घरेलू मिस्त्री, नर्स। ये सभी कार्य, जितने भी लोग हैं, ये लगभग कार्य अपना बैठे बैठे कर सकते हैं। लगभग इनका कार्य ये हो सकता है कि वो आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सीडेंटरी कार्य के अनुसार वो इस समूह में रखे गए हैं। दूसरा, मॉडरेट कार्य करने वालों का समूह। मॉडरेट कौन से होते हैं? जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूरी तक घूम घूम कर भी काम कर सकते हैं। जैसे मछुआरे, डलिया बिनने वाले, कुम्हार, सुनार, खेतीहार, बढ़ाई मिस्त्री, रिक्शा चलाने वाला, बिजली नल मिस्त्री, कुली या घरेलू नौकर। तो इनमें जो है उनको थोड़ा सा इनसे ज्यादा चलना पड़ता है उनकी अपेक्षा। तीसरा, जो सबसे ज्यादा हैवी कार्य करते हैं, हैवी कार्य करने वाले लोगों का समूह जो होता है, जैसे पत्थर तोड़ने वाले लोग होते हैं, पेड़ काटने वाले लोग होते हैं, लोहार होते हैं, खदान में जो मजदूर लगे होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। तो इन सभी का जो है अलग अलग से वर्गीकरण किया गया है, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। अब ये बांटा तो क्या, उसमें ऊर्जा कितनी है? इसमें बताया कि 1 यूनिट जो है वो 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन के बराबर है 1 यूनिट। तो किसको कितनी यूनिट लेनी चाहिए वो बताया कि सेडेंटरी जो कार्य करने वाले हैं, जो हम जैसे हम कार्य कर रहे हैं, हमें 1 यूनिट की आवश्यकता होती है। मतलब 2400 किलो कैलोरी हमें पूरे दिन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्त्री में वही 0.8, मॉडरेट कार्य करने वाले 1.2 यूनिट की आवश्यकता होती है, और 0.9 फीमेल में। हैवी कार्य करने वाले को 1.6 पुरुषों को, और महिलाओं को 1.2। उम्र के अनुसार, लेकिन उम्र के अनुसार भी होती है कुछ, ये तो पता है इसके अनुसार। अब छोटे बच्चे जैसे हैं 1 से 3 साल के, उनको 0.4 यूनिट की आवश्यकता होती है। 3 to 5 years 0.5 यूनिट, 5 to 7 years 0.6 यूनिट, 7 to 9 years 0.7 यूनिट, 9 to 12 years 0.8, 12 to 21 1 यूनिट। तो इनमें उतनी उतनी यूनिट बताई गई है, कितने कितने यूनिट उसको आवश्यकता है। लास्ट में समरी में बताया गया कि संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक और कम भोजन दोनों स्थितियों में रोग को निमंत्रण देना है। आवश्यकता अधिक भी करेंगे तो भी रोग का निमंत्रण है, और कम भी करेंगे तो भी। बैलेंस बना के हमें रखना होगा। भोजन की गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है कि हम कैसा खा रहे हैं, कितना अच्छा खा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब बताया कि मेरेसम जिसमें भोजन का ऊष्मीय मान कम होता है, उसे माल न्यूट्रिशन मेरेसम की बताया गया है। और क्वार्स्कीकर, जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से कम होती है। इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, क्वार्स्कीकर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। अधिक भोजन की मात्रा मोटापे का द्योतक है, ये बताया गया इसमें। कहने का मतलब यही है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, तभी हम उसका फायदा उठा पाएंगे। यही आज के बारे में बताया गया। इसमें धन्यवाद। कितने क्वेश्चन बनने हैं, जरा हिसाब किताब बना के देखो, कितने क्वेश्चन बनने हैं पूरे पार्ट में। जी, इसके बारे में आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया बीच में से कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताई है। वो पिछले प्रश्नों में पूछी गई है, पिछले कुछ वर्षों में पूछी गई है क्वेश्चन। हाँ, तो इस पूरे पार्ट में कितने प्रश्न बनने हैं लगभग, ये देखा जाए? लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है आराम से बन पा रहे हैं इसमें, आराम से। अच्छा, हाँ, तो वो प्रश्नों का जरा एक बार हो जा क्लियर कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके क्या क्या उत्तर हैं। जी जी जी, वैसे मैंने अभी इसमें हर एक में कोशिश करी कि बताने की जितनी भी हेडिंग है कि उनमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम उनको अलग से जब हम पढ़ेंगे तो उस पर टिक कर लेंगे एक बार, तो पता रहेगा कि ये हमें चीजें थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़नी है।
खासकर प्रोटीन में प्रतिशत कितना होना चाहिए भोजन का, 15%, 15%। वसा जो है वो कितना % होना चाहिए। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो कितनी, रक्त में स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 150 से जो है 240 मिलीग्राम प्रतिशत होनी चाहिए। तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया। तो ये जो कुछ बातें हैं वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मुख्य रूप से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर, प्रश्नोत्तर देख लो, प्रश्नोत्तर छांट लो। हाँ, 10 मिनट बाकी हैं आपके। जी 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 जी। नहीं, आज मनोज जी को जाना है। अच्छा 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 अच्छा, मनोज जी को जाना है। अच्छा मनोज जी को जाना है, वो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। हम लोग अच्छा। क्लासेस चल रही थी थोड़ा सा, तो वही ठीक ठीक इसलिए ठीक ठीक। थोड़ा विलम्ब भी हुआ है। तो बहुत बढ़िया, देखिए चैप्टर के हिसाब से चीजें अच्छी हो गई, पूरा चैप्टर हो गया। अब आप लोग इसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको और अधिक चीजें क्लियर होंगी। और ये हमेशा यही हम लोगों का धर्म होता है कि हम लोग आपस में ज्ञान को बांटें, ज्ञान को समझाएं, और अल्टीमेटली खेमका सर को फिर याद करिए। ये इतनी ऊर्जा संकलित करके हमको, भाई ये चाइनीज बेस है और ये उसी को पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोगों को समझ में आने लगे कि हम लोग इनके माध्यम से भी मॉडर्न साइंस को जानते रहें, और वो हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये बीमारी है, तो हम उसका हमारा रेमेडी हमारे पास चाइनीज में या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो हम लोग पुनः खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत आवश्यक है। जो ज्ञान आपके पास है उसको बांटिए जरूर। और हम लोग यहाँ पर खेमका सर को पुनः याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को विराम देते हैं। और फिर बताइए कि